एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी के प्रमोशन से संबंधित हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरे वर्ल्ड में हर 6 में से 5 जो खेत है ना, उनका साइज देखो 2 हेक्टेयर से कम है। और ये छोटे छोटे खेत जिनका साइज 2 हेक्टेयर से कम है, ये पूरे एग्रीकल्चर लैंड का 12% है, लेकिन वर्ल्ड के फूड में ये 35% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये इन छोटे छोटे खेतों का फूड सप्लाई में जो कंट्रीब्यूशन है ना, वेरी करता है। ऐसे खेत जिनका साइज 2 हेक्टेयर से कम है, चाइना में देखो ऐसे छोटे छोटे खेत चाइना की पूरी फूड प्रोडक्शन में 80% कंट्रीब्यूट करते हैं। ब्राजील और नाइजीरिया में इनका कंट्रीब्यूशन सिंगल डिजिट में है, यानी काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ पे खेतों का साइज काफ़ी बड़ा बड़ा है। इंडिया की बात करें, इंडिया में देखो 86% जो किसान है ना, वो देश के 47% लैंड पर कल्टीवेशन करते हैं और फूड प्रोडक्शन में 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए आंकड़ा देखिए, 86% जो फार्मर्स हैं ना, छोटे छोटे मंझले और छोटे किसान, ये देश के टोटल एग्रीकल्चर लैंड के 47% हिस्से पर खेती करते हैं और देश के फूड प्रोडक्शन में 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इंडिया में 1 हेक्टेयर से भी कम है। अब छोटा खेत हो तो आपको पता है मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हो सकता, बहुत सारी दूसरी लिमिटेशंस होती हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं आ सकती खेती में अगर लैंड का साइज छोटा होता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो वर्ल्ड में जितने प्रोफेशंस हैं ना, जितने काम धंधे हैं, शायद एग्रीकल्चर उनमें से सबसे ज़्यादा रिस्कीएस्ट हैं। बहुत सारे वेरिएबल्स मैटर करते हैं एग्रीकल्चर में। बारिश हुई नहीं हुई, अगर कोई इंसेक्ट का डिजीज़ फैल गया, सूखा आ गया, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स जो हैं ना, वो रोल प्ले करते हैं खेती में और ये निर्धारित करते हैं कि इस बार फसल की जो पैदावार है वो कैसी होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, हो सकता है कि आपने कभी खेती नहीं की हो, लेकिन आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। एक नया पर्सन आपके पास आता है और बोलता है आपको, प्लीज़ आप मुझे एडवाइस दीजिए कि मैं कैसे खेती करूं, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? मतलब कौन सी प्रैक्टिसेस आप उसको अपनाने के लिए बोलेंगे ताकि उसकी खेती अच्छे से हो, उसकी फसल की पैदावार अच्छे से हो? आपको बहुत सारी नॉलेज है, मुझे पता है कि फर्टिलाइजर्स का जो वेरिएबल है वो 4:1 यानी NPK रेशो 4:1 होनी चाहिए और क्रॉप पैटर्न आपका अच्छा होना चाहिए। अगर पानी की कमी है तो आप पानी वाली फसल मत उगाओ। ऐसी ऐसी आपको बहुत सारी नॉलेज है। तो देखो, आप ये सारे सजेशंस उस पर्सन को दे सकते हो जो आपके पास राय मांगने के लिए आया है। जैसे एप्रोप्रिएट क्रॉप और वैरायटी चूज करो, सोइल न्यूट्रिएंट का एनालिसिस करो, कितने सोइल में न्यूट्रिएंट्स हैं उसी के हिसाब से फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो। फर्टिलाइजेशन का भी शेड्यूल पहले से डिसाइड करके चलो, कब कब आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करोगे। जेन्युइन सीड्स को आप प्रोक्योर करो और उसका यूज़ करो। इसके अलावा रेनफॉल पैटर्न के हिसाब से आप बीज बो और नेक्स्ट मार्केट प्राइस ट्रेंड को भी स्टडी करो और आपको लगता है जिस फसल के दाम इस बार आपको अच्छे मिल सकते हैं वही फसल आप उगाओ। अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करो। अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे खाद देना, वीड्स को रिमूव करना, वो सब चीज़ें। और उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद ई-नैम मार्केट का इस्तेमाल करो, कहाँ आपकी फसल ज़्यादा अच्छे से बिक सकती है ये डिसाइड करने के लिए। तो ये सारे सजेशंस आप दोगे उस पर्सन को जो नया है, आपके पास आया है आपके सजेशन लेने। सरकार को ये सब चीज़ें करनी चाहिए, एक आइडियल किसान को ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अब देखो, दिक्कत ये है हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी तो अब काफ़ी एडवांस आ रही है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को उस एडवांस टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये एक दिक्कत है। क्यों? उसका देखो रीज़न ये है, ज़्यादातर जो ये टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं ना, ये IIT से, NIT से या फिर दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होते हैं। इनको टेक्नोलॉजी की तो अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन सोसाइटी की, सोशल साइंस की, लाइफ साइंस की इनको नॉलेज नहीं होती। तो इस वजह से इनकी जो टेक्नोलॉजी का दिमाग है ना, वो एग्रीकल्चर में नहीं चलता। दूसरा, जो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं उनका दिमाग एग्रीकल्चर में चलता है, सिर्फ उनका दिमाग टेक्नोलॉजी में नहीं चलता। ये दिक्कत है, इसलिए एग्रीकल्चर में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, नहीं आ पाती। तो हमें चाहिए टैलेंट एक्सेलेटर। ये क्या टर्म है, टैलेंट एक्सेलेटर? देखो, जहां पे भी टैलेंट का गैप होता है ना, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि ऐसे लोगों की कमी है जिनको दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट हो, दोनों चीज़ों में जिनकी एक्सपर्टीज हो, एग्रीकल्चर में भी और टेक्नोलॉजी में भी, ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है। तो ये जो टैलेंट का गैप है ना,
वो पूरा किया जा सकता है टैलेंट एक्सेलेरेटर के द्वारा। और इनका काम ही ये होता है कि जहां पे टैलेंट गैप है ना, उस ब्रिज को डिजाइन, ऐसे ब्रिज को डिजाइन करना ताकि उस टैलेंट गैप को फिल किया जा सके। तो ये टैलेंट एक्सेलेरेटर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि ऐसे लोग मार्केट में निकल के आएंगे जिनको दोनों में एक्सपर्टीज हासिल होगी, एग्रीकल्चर में भी और दूसरा टेक्नोलॉजी में भी। तो टैलेंट एक्सेलेरेटर क्या करते हैं, कंपनीज के लिए ग्रोथ इंश्योर करते हैं, मार्केट खोजते हैं और इकोनॉमीज भी बूस्ट करते हैं, कंपनीज की भी और देश की भी, इस पूरे प्रोसेस में। इसके बाद देखो, वैसे एक क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है ये भी आया होगा कि कैसे टेक्नोक्रेट्स जिनको टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है उनको इंसेंटिवाइज किया जा सकता है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी लेके आए, यहां पे इन्वेस्ट करें। इसके लिए देखो, एक काम ये करना होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना पोटेंशियल है उससे संबंधित बेसिक जानकारी, कैसा नीचे है, कैसे आप काम स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से बेसिक, छोटी से छोटी जो जानकारी है ना, मार्केट पोटेंशियल क्या है, वो आपको टेक्नोक्रेट्स को बताना होगा ताकि उनका इंटरेस्ट जगे और वो इस सेक्टर में आने की कोशिश करें। समझ गए? अभी मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा भी है, उसको एग्रीकल्चर सेक्टर का कुछ पता ही नहीं ना कि कैसे, कहां मैं इन्वेस्ट करूं, कैसे मेरी इन्वेस्टमेंट जाएगी, कहां पे स्कोप है। उसको अगर कोई बताएगा कि भैया यहां पे स्कोप है, यहां पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है, तभी तो फिर वो आएगा और इन्वेस्ट करेगा ना। अब ये काम किया जा सकता है इनके द्वारा भी, जो है हमारे टैलेंट एक्सेलेरेटर। और काफी सारे सजेशंस राइटर देते हैं, जैसे जिस भी किसान को क्रेडिट की आवश्यकता है उसको सस्ते इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट मुहैया करवाया जाए। सारे जो अब लैंड रिकॉर्ड्स हैं ना, कंप्यूटराइज्ड होने चाहिए ताकि लोन मिलना भी उनको आसान हो जाए। अगर कंप्यूटराइज्ड सारे लैंड रिकॉर्ड होंगे तो कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर सकेगा ना, लैंड के नाम पे आसानी से लोन मिल सकता है। जो इनपुट्स किसानों के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे पावर, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इनको इंप्रूव करना जरूरी है। एग्रीकल्चर मार्केट जो फार्मर के फाइनल फ्रंटियर हैं, आखिरी लड़ाई और सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई फार्मर मार्केट में लड़ता है, जब उसकी पूरे साल की मेहनत या फिर पूरे सीजन की जो मेहनत है उसका दाम मिलता है। तो मार्केट में इंप्रूवमेंट लाई जाए ताकि किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिले, मार्केट्स को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। सरकार अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रही है, अच्छी चीज है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फार्मर्स को एक साथ लेके आती है, बार्गेनिंग करती है ताकि किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलवाए जा सकें। अगर किसान देखो एक साथ मिलके इनपुट भी खरीदते हैं ना, मान लीजिए फर्टिलाइजर, बीज खरीदते हैं, तो भी उनको सस्ता मिल जाता है। कलेक्टिव पावर बहुत बड़ी पावर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो क्लाइमेट चेंज के कारण अब किसान को क्या रहना चाहिए आगे आगे सीजन में। जो इरेगुलरिटीज हैं, मतलब कभी भी सीजन कैसा भी आ जाता है, कभी सूखा, कभी बहुत ज़्यादा बारिश, हर एक ऑपरेशन पर क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए फार्मर्स को तैयार रहना चाहिए। रिजिलियंस अभी से डेवलप होनी चाहिए और इसके लिए सरकार को फार्मर्स को सपोर्ट करना होगा। कोविड-19 की महामारी की वजह से जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड बढ़ी है, तो किसान इस मार्केट को टैप कर सकते हैं। डिमांड कैसे बढ़ी है आपको भी पता है ना, वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अब लोग ऑर्गेनिक जैसी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है अब बढ़ी है। वैसे देखो एक पॉइंट राइटर और भी देते हैं। राइटर कहते हैं देखो एग्रीकल्चर कोर्सेज में ना करिकुलम को अब चेंज करने की आवश्यकता है। जैसे देखो टेक्नोक्रेट बनने के लिए ना आपको पता है कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए, और कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने के लिए मैथमेटिक्स आना चाहिए। अच्छा, एल्गोरिथम वगैरह अच्छा हो जाता है अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, तो आप अच्छे से कोडिंग कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर करिकुलम में ना मैथमेटिक्स को भी शामिल किया जाए ताकि जो एग्रीकल्चर का कोर्स करके निकले ना, आगे जाके आसानी से वो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर सकें, आसानी से कोड लिख सकें, आसानी से वो एल्गोरिथम लिख सकें। तो ये बदलाव सरकार को करना होगा। इसके बाद देखो लास्ट में 2-3 पॉइंट और बताए जाते हैं, जैसे ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने एक एंटिटी बनाई है एग्री इनोवेट। ये एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो टेक्नोलॉजीज है ना उनको कॉमर्शलाइज करती हैं। इसके अलावा एग्री इनोवेट जैसी एंटिटीज बनानी चाहिए ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन प्रोसेस को सस्टेन किया जा सके, मतलब लगातार एग्रीकल्चर में इनोवेशन लाई जा सके। इसके लिए ऐसी ऐसी एंटिटीज की और भी ज़्यादा आवश्यकता है। जो एग्री इनपुट कंपनीज है ना उनको टास्क दिया जा सकता है कि आप इनोवेशन प्रोसेस लेके आइए एग्रीकल्चर की इनपुट्स में भी। इनपुट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे सीड्स हो सकते हैं और फर्टिलाइजर्स हैं, ये सारे इनपुट हैं।
तो इनमें भी इनोवेशन की आवश्यकता है। इसलिए जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है ना, ऐसे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को नर्चर करने की आवश्यकता है जो इनपुट के मामले में भी इनोवेशन ला सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित।